करता हूं, स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं कि इस कोविड-19 पैंडेमिक के पीरियड में आप सभी मुझे सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथियों, मैंने कुछ शुरुआत में बातें कही थी, उनको मैं पुनः कहना चाहूँगा कि एडुस्टफ ने निश्चित तौर पर कोविड-19 के दौर में जो कार्य किए हैं, उससे बहुत सारे शिक्षकों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन के उभरे हुए हैं। चाहे वो एक छोटी सी प्रतियोगिता के साथ अध्यापकों की एक बड़ी टीम के साथ एक बड़ा सा आयोजन ऑनलाइन कराना, और उसके बाद अब विद्यालय स्तर और विद्यालय स्तर से निकलकर बच्चों के स्तर तक जो काम एडुस्टफ के द्वारा किए जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। और मैं आज एडुस्टफ के माध्यम से आप सभी के बीच लाइव उपस्थित हुआ हूं। इसके लिए मैं एडुस्टफ की पूरी टीम का धन्यवाद प्रेषित करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे एक अदने से इंसान को ये मुकाम आप सभी ने प्रदान किया। एक बड़ा आपके द्वारा एक बड़ा मंच जो आपके द्वारा प्रदान किया गया है, इसका एहसास मुझे सदैव भी अपने हृदय में रहेगा। मेरे साथ 21 साथी अभी तक जुड़े हुए हैं और मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पूर्व मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जब इस व्यवसाय या इस शिक्षण कार्य में ज्वाइन किया, वो समय था 2009 का। उसके पूर्व संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली से मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ और मैंने ड्रामा में संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली से ट्रेनिंग की थी, एक्टिंग की, और जिसमें रंगमंच से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें सीखने का मुझे अवसर मिला हुआ था। और मेरे कुछ एक साथी जो फिलहाल नाट्य क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में कार्यरत हैं, और वो जो दौर शुरू हुआ, वो जो रंगमंच की एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। रंगमंच एक ऐसी विधा है जो केवल व्यक्ति के एक्टिंग करने तक ही सीमित नहीं है, मंच पर अपनी प्रस्तुति प्रदर्शित करने तक ही सीमित नहीं है। रंगमंच एक ऐसी विधा है जो व्यक्ति का सार्वभौमिकरण करती है, यानी ग्लोबलाइजेशन मैं कहूँगा। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने का यदि कोई साधन है तो मेरे ख्याल से रंगमंच से अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, जो न केवल आपके शारीरिक, आपके मानसिक, आपके कल्पनाशीलता, आपके रुचि को बढ़ावा देता है, बल्कि आपके चलने, आपके बोलने, आपके खड़े होने, आपके बात करने, आपके लोगों से मुलाकात करने, जिंदगी का, आपके जीवन का एक भी नहीं होता है जो रंगमंच आपके उस पक्ष को छूता नहीं हो, या रंगमंच वो ऐसा एक भी आयाम नहीं होता है जिसमें आपको कार्य करने की शक्ति नहीं देता हो, आपको प्रेरणा नहीं प्रदान करता हो। तो वो जो शुरुआत हुई और उसके बाद ये जॉब हुई, और उस जॉब में मैं एक बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। मैं कक्षा 5 में पढ़ा करता था और शुरू से मेरी इस क्षेत्र में रुचि थी, और मेरे लिए ब्लॉक रैली में कक्षा 5 में मुझे शिवाजी का कैरेक्टर मिला हुआ था। शिवाजी का कैरेक्टर मिला हुआ था और ब्लॉक रैली में हम सभी को पहुंचना था। ब्लॉक रैली हुई, हम सभी अपने एकांकी के साथ पहुंचे। मैं बड़ा उत्साहित था कि चूंकि मैं शिवाजी बना हुआ हूं तो कुछ ना कुछ अलग अब ब्लॉक रैली में ज़रूर होगा। और हुआ ये कि मैं जो हम लोगों की सरकारी ड्रेस हुआ करती थी, उसी सरकारी ड्रेस को पहनकर मुझे शिवाजी बना दिया गया, और शिवाजी के वही डायलॉग मैंने पूरे जोश खरोश के साथ बोले। लेकिन कहीं ना कहीं एक टीस मन में थी कि शिवाजी को ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं दिखना चाहिए था। जिस वेशभूषा में मैं वहाँ था, सरकारी ड्रेस में, और शिवाजी बना हुआ लड़का, कुछ एक अंतर जरूर होना था। और फिर वहीं उसके बनस्पत मैंने देखा कि प्राइवेट स्कूल में जब एनुअल फंक्शन किए जाते थे तो बच्चे जो प्रस्तुति करते थे उनका एक प्रॉपर गेटअप होता था, प्रॉपर कॉस्ट्यूम होते थे, प्रॉपर मेकअप होता था। तो एक जब तुलना की दो जगह में, एक सरकारी स्कूल में और एक प्राइवेट स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे में, तो वो टीस मेरे दिमाग में बनी हुई थी कि वो जो संसाधनों का अभाव था वो उन विद्यालयों में था। और सौभाग्य देखिए कि
ईश्वर ने ऐसी नेमत की मेरे ऊपर कि मुझे उन बच्चों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। और सौभाग्य मिला तो स्थितियां ये हुई कि मैंने प्रण किया था कि जब भी बच्चों को परफॉर्मेंस कराऊंगा तो उनके पास प्रॉपर कॉस्ट्यूम होंगे, उनके पास प्रॉपर गेटअप होगा, उनकी प्रॉपर तैयारियां होगी, और उस प्रॉपर तैयारी के साथ वो मंच पर प्रस्तुति करने जाएंगे, ताकि यदि बच्चा शिवाजी बना हुआ है तो उसे गेटअप से भी शिवाजी दिखना चाहिए, उसे बोलने से भी शिवाजी दिखना चाहिए, और उसे चलने के अंदाज में भी शिवाजी का भाव उसके अंदर आना चाहिए। तब जाके वो शिवाजी की जो कैरेक्टर मिला हुआ है, जो चरित्र मिला हुआ है, उसको वो अपने भाव के साथ जी पाएगा। और यहाँ से काम करना शुरू किया, और काम करने की शुरुआत मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई है, और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए बहुत सारा स्पेस, बहुत सारी जगह दी गई है। मैंने पढ़ा है कि अभी जो पाठ्यक्रम है उसको थोड़ा सा लचीला किया जाएगा, और बच्चों की रुचि को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों की रचनात्मक कौशल को बढ़ावा देने के लिए वो सारे उपक्रम अब पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। चाहे वो रंगकर्म के माध्यम से हो, चाहे वो रंगमंच के माध्यम से हो, चाहे वो क्राफ्ट के माध्यम से हो, चाहे वो पपेट्री के माध्यम से हो। सरकार की ऐसी मंशा है, सरकार की ऐसी नीति है कि बच्चे खुद से सीखकर अपनी जिज्ञासा के बल पर खुद स्वयं करने की जो भावना का उनमें विकास हो, वो उस पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और इसके लिए मेरे ख्याल से मैं बहुत अरसे से ये प्रयास कर रहा हूँ, इसके लिए रंगमंच से अच्छा और बेहतर कोई उपक्रम नहीं हो सकता है। और उस उपक्रम के लिए करने के लिए हमें कुछ एक प्रयास जरूर एक दूसरे के साथ साझा करने होंगे। वो प्रयास मैं आप सभी के साथ आज साझा करना चाहूँगा। प्रयासों के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ एक चीज़ें थिएटर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं। जब भी हम बच्चों को इकट्ठा करें, बच्चों को जोड़ें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि बच्चों को हमें छोटे छोटे ग्रुप में उन्हें बांटना होगा, छोटे छोटे ग्रुप में हमें उनको जोड़ना होगा, और जोड़ने के बाद हमें वो छोटी से छोटी प्रस्तुति उठानी होगी जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा सहज हों। इसमें हो सकता है कि बच्चों की सहजता उनके गांव में बोली जाने वाली वो बोली हो, जिसमें वो बहुत अच्छे से अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हैं। तो कुछ एक छोटी सी चीज, कुछ एक छोटा सा बच्चों का उनकी बोली के साथ लें। मैंने अक्सर देखा है कि जब हम एक नाट्य प्रस्तुति करने जाते हैं, एक नाटक करने जाते हैं, तो हमारे हाव भाव परिवर्तित हो जाते हैं, बच्चों की बोलने की शैली परिवर्तित हो जाती है, तो उसमें वो बनावटीपन दिखाई देने लगता है। और इसी एक बनावटीपन पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे ही वो बनावटीपन हमें वास्तविक रूप में परिवर्तित हो जाए, तो निश्चित तौर पर वो जो प्रस्तुति होती है, वो जो प्रस्तुति होती है वो रियल होती है, और वो जो भाव होते हैं वो भाव सामने बैठी हुई ऑडियंस तक पहुंच जाते हैं। और इसी भाव की दम पर हम वो बात उन दर्शकों तक पहुंचाने में सफल हो पाते हैं जिनके लिए वो दर्शक आप सभी के बीच, आप सभी के लिए उपस्थित होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास आपने कहीं ना कहीं उस ग्रामीण भाषा की बोली पर काम किया है, तो वो छोटे छोटे बच्चों के समूह में उन बोली पर काम करना शुरू कीजिए। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि बड़ों की अपेक्षा उन बच्चों की कल्पनाशीलता, बच्चों की कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम रंगमंच में एक प्रस्तुति करने जाते हैं, तो रंगमंच के एक जो मंच बनी होती है उसके कुछ स्थान होते हैं। यदि उन स्थानों को हम विभाजित करें तो लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, आगे, पीछे और सेंटर, ये इस तरह से हमें 5 या 6 जगह मिलते हैं। हमें इन जगहों का भी विशेष तौर पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब हमारे बच्चे प्रस्तुति करने के लिए मंच पर आए, तो वो क्या मंच के बहुत ज़्यादा पीछे से तो प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं, क्या वो मंच के एक साइड से नहीं कर रहे हैं, क्या वो दूसरे साइड से तो नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सारा जिस तरह से एक तराजू होती है, और उस तराजू पर जब कोई व्यक्ति काम करता है या कोई सामान हम खरीदने जाते हैं, तो दोनों
पड़ले एक समान होते हैं, सेम इसी तरह से मंच काम करना शुरू करती है। हमें यह ध्यान रखना होता है कि यदि हमारे एक मंच यदि हमने सजाया हुआ है तो हमें यह देखना पड़ता है कि हमारे मंच का बैलेंस एक सा है अथवा नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सारी कास्टिंग जो हमने चरित्र एक नाटक के एक डांस के हमने इकट्ठा किए हैं तो वो इस तरफ तो नहीं खड़े हुए हैं, क्या वो इस तरफ तो नहीं खड़े हुए हैं। हमें ये बैलेंसिंग रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बैलेंसिंग जैसे ही रखेंगे, यदि आपने बैलेंसिंग का इस्तेमाल किया तो वो जो ऑडियंस होगी उस ऑडियंस के पास आपका जो पूरा जो जाएगा, जो फ्रेम पूरा जाएगा वो स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे ही यदि हमने इस बैलेंस पे काम करना खत्म किया तो आप ये मानेंगे कि ये पड़ला या तो ये झुक जाएगा या ये पड़ला उठ जाएगा और वो फिर वहां से वो मंच डिसबैलेंस हो जाएगी। और डिसबैलेंस होने के बाद आप देखते हैं कि वही मंच, चाहे वो फोटोग्राफ में हो चाहे वो वीडियो में हो, वो सारी चीज़ें हमें एक सी दिखाई नहीं देती हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये होती है, हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी किसी चरित्र किसी मंच पर अपनी प्रस्तुति कर रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब दूसरा चरित्र उसके साथ काम करने के लिए आ रहा है तो क्या उसने उस चरित्र को ढक तो नहीं लिया है। इसको इस तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए ये कोई एक कैरेक्टर है, ये रामलाल कैरेक्टर है और इन रामलाल कैरेक्टर को मंच के सामने अपनी बात कहना है और ये अपने डायलॉग बोल रहे हैं। उसी बीच श्यामलाल आते हैं और वो यहाँ से बोलने लगते हैं। तो अब श्यामलाल ने बोला तो आप देखेंगे कि रामलाल नहीं दिख रहे हैं, यानी रामलाल के एक्सप्रेशन, रामलाल के भाव, रामलाल का बीच में उनकी बातों के साथ रिएक्ट करना ये छुप रहा है और दर्शक केवल श्यामलाल को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इन दोनों कैरेक्टर की पोजीशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि ये रामलाल खड़े हुए हैं और श्यामलाल आए और उन्होंने यहाँ से थोड़े से साइड में आके अपनी बात कही, इस तरह से यहाँ से बात कही, तो आप देखेंगे कि रामलाल भी श्यामलाल को देखेंगे, श्यामलाल भी रामलाल को देखेंगे और दोनों की बात एक दूसरे तक ठीक तक पहुँच जाएगी। हम अक्सर ये करने लग जाते हैं, या हमारे स्कूलों में ये मैंने देखा है कि हम अपनी इस बैक को दर्शकों के सामने दिखा देते हैं। जब हम दर्शकों के सामने यदि हमने आप अपनी पीठ को दिखा दिया है तो आप क्या महसूस करेंगे कि वो भाव, चाहे वो रोने के हो, चाहे वो हंसने के हो, चाहे वो मुस्कुराने के हो, वो क्या दर्शकों तक पहुंच पाएंगे? मेरे ख्याल से नहीं। हमें वो थोड़ा सा एक एंगल का निर्माण करना पड़ता है जिससे हमारे सारे के सारे कैरेक्टर उस मंच पर एकदम स्पष्ट तरीके से दिख जाएं। जैसे ही वो स्पष्ट तरीके से दिखेंगे तो यदि रामलाल का गुस्सा होने वाला भाव है और श्यामलाल का उसका बिना बोले वाला रिएक्शन है, वो भी दर्शकों तक पहुंचेगा और फिर वो एक कंबाइंड प्रस्तुति पूरी की पूरी ऑडियंस तक पहुंचेगी और ऑडियंस उस प्रसारण को का दर्जा देते हुए उसे अपने आप से जोड़ने में सफल होंगे। और यही रंगमंच काम करता है। जहां रंगमंच व्यक्ति के चलने बोलने के तरीकों पर काम करता है, वहीं व्यक्ति के खड़े होने के तरीकों पर भी काम करता है। दूसरी बात मैं इसमें एक और साझा करना चाहूँगा आप सभी से कि जब भी हम किसी प्रस्तुति को प्रस्तुत करने के लिए जाएं तो हम देखें कि हमारे मंच का स्पेस कितना है। हमें बच्चों के साथ जब हम काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे यदि आप ये चीज़ें करना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे आपसे खुद कहने लगेंगे कि सर हम थोड़े से गलत खड़े हुए थे, क्या हम फिर से टेक कर लें, क्या हम फिर से रिहर्सल कर लें। और ये जो चीज़ें यदि बच्चों में आ जाएंगी तो फिर वो मंच किसी भी तरह की हो, जिस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि आपने हम लोगों ने एक विद्यालय परिवार की ओर से एक प्रोग्राम चलाया था, सुनो कहानी गुनो कहानी। और उस सुनो कहानी गुनो कहानी में एक लड़का था, बेटा था हमारे विद्यालय का, बलराम, जिसने एक कहानी पढ़ी थी। और उस कहानी को पढ़ने में मैंने उसकी कभी रिहर्सल नहीं करवाई, केवल एक छोटा सा वो ऑडियो कहानी पढ़ने के पूर्व मुझे भेजता था और मैं उसे थोड़े बहुत यहाँ से कमेंट्स पास करके उसे बता देता था कि कहाँ क्या करना है। वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें जो उसने कही थी, जो भाव उसने प्रस्तुत किए थे, वो सारे उसी के थे। और वो कहाँ से पाए थे? वो उसी रंगमंच पर उसने जब काम किए थे
वो उसके दौरान जो उसे मिला हुआ था। तो आज बहुत सारी स्थितियां विद्यालय स्तर पर ऐसी होती हैं कि जब बच्चे बहुत सहजता के साथ, उन्हें किसी भी स्क्रिप्ट की आवश्यकता नहीं होती है और वो सहजता के साथ अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करने के लिए किसी भी मंच पर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत हो जाते हैं। और ये जो आत्मविश्वास बनता है वो उसी रंगमंच के माध्यम से बनता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आज के इस सेशन में कि साथियों, जब हम काम करना शुरू करते हैं, हर व्यक्ति का अपना एक रुचि का क्षेत्र होता है और उस रुचि के क्षेत्र को आप अपने आप में आत्मसात कीजिए कि मेरा मजबूत पक्ष कौन सा है, और मैं उस मजबूत पक्ष के साथ अपने विद्यालय में बच्चों के साथ काम करना शुरू करूँगा। और उस मजबूत पक्ष के साथ कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सेम स्थिति मेरे साथ भी थी, ऐसे ही हालात मेरे साथ भी थे। आप ये कहें कि मैंने अकेला कुछ किया है, तो अकेला करना मेरे बलबूते की बात नहीं है। मेरी टीम ने मेरे विचार में, मेरे काम में मेरा साथ दिया है। मेरे स्कूल की सारी टीम मेरे हर काम में एक हम के तरह हम लोग काम करते हैं, जिसमें ये ज़रूर हो सकता है कि मेरा नाम आप लोगों तक पहुंचा है, लेकिन मेरा नाम अकेले उसमें कुछ काम करने वाला नहीं था। मेरे साथियों की टीम, जिसमें आस्था चतुर्वेदी, ब्रजेंद्र साहू, प्रियंका नामदेव, किरण मैम और अब्दुल सलाम, इन लोगों ने बहुत हद तक मेरे साथ जुड़कर काम किया है। तब जाकर हम लोगों ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। और काम करने का जब सिलसिला शुरू हुआ तो स्थितियां ये बनी कि जब किसी भी प्रोग्राम हम लोग प्रस्तुति करने जाते हैं तो हम लोगों के स्कूल के 3 या 4 कमरों में एक साथ रिहर्सल होती है, जहां हम लोग क्षेत्र बांट देते हैं। और जब चारों लोग अपनी अपनी प्रस्तुति के साथ रिहर्सल कर लेते हैं, फिर हम चारों लोग एक साथ बैठते हैं और उन चारों लोगों को एक साथ बैठने के बाद फिर जो जिन प्रस्तुतियों की रिहर्सल हुई है उन प्रस्तुतियों को हम लोग साथ मिलकर देखते हैं। फिर जहां जो भी जिसके जो सजेशन होते हैं हम लोग नोट करते हैं, और उन नोट करने के साथ साथ जो व्यक्ति जिस एक्ट को या जिस परफॉर्मेंस पे काम कर रहा है उस पर वो फिर से काम करना शुरू करते हैं। तब जाके एक कंबाइंड प्रस्तुति, एक कोलाज हम लोग बनाकर प्रस्तुति के तौर पर हम लोग काम करते हैं। और इसका फ़ायदा मैं बहुत विश्वास के साथ कहूँगा कि इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर कक्ष में उन बच्चों के साथ मिलता ही है। क्योंकि एक बार जब आप रिहर्सल करने के दौरान बच्चों के साथ खुल जाते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं, तो बच्चों के साथ जो अपनापन आपको प्राप्त होता है, जो अपनापन आपको मिलता है, मेरा ये दावा है वो अपनापन वैसा ही होता है जैसा आप अपने बच्चे के साथ सहज महसूस करते हैं। उनकी हर एक छोटी छोटी सी बात, बहुत मामूली सी बात, बच्चे इतने अच्छे ढंग से आपके साथ कह जाते हैं कि आप कभी विश्वास नहीं करेंगे कि इतनी बड़ी बात बच्चों ने कितनी सहजता से की है। और वही सहजता बच्चों के कक्ष में सहभागिता का कारण बनती है। फिर चाहे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने, बहुत सारे लोग बाइक चलाना जानते होंगे या कार चलाना जानते होंगे, और कार चलाने में या बाइक चलाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पहले गियर को अटेम्प्ट करने में। यदि आपने पहला गियर अटेम्प्ट कर लिया तो फिर सारे गियरिंग आप बड़े इजीली कर ले जाते हैं, और फिर स्टीयरिंग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ आप फिर ड्राइव करने ले जाते हैं। और यही जो सहजता, जो सहभागिता का रूप लेती है, ये वो पहली गियरिंग है। यदि आपने बच्चों के साथ वो सहजता कायम कर ली तो फिर वो सहभागिता होगी। उसके बाद जो गियरिंग होगी वो फिर आप देखेंगे कि बच्चे खुद ही अपनी गाड़ी ड्राइव करेंगे, और फिर जो अचीवमेंट होंगे वो आपके विद्यालय परिवार को निश्चित तौर पर हासिल होंगे। और इस सहभागिता के लिए मैं निश्चित तौर पर ये बात कहूँगा कि इस सहभागिता के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं से बेहतर कोई माध्यम नहीं है। और यदि आप इसे रंगमंच से शुरू करना चाहते हैं तो फिर कहना ही क्या है। ये एक ऐसा माध्यम है जो प्रत्येक बच्चे के लिए, प्रत्येक छात्र के लिए एक ऐसे रास्ते खोलता है जिसमें बच्चे प्रस्तुति के साथ, बच्चे सहभागिता के साथ, बच्चे आत्मविश्वास के साथ, और एक जो डर विद्यालय और उनके घर के बीच बना होता है उसको तोड़ते हुए विद्यालय में ऐसे रमते हैं, ऐसे जमते हैं कि ना तो फिर आपको अभिभावक संपर्क करने की आवश्यकता होती है,
और ना ही फिर आपको ये आवश्यकता होती है कि बच्चे आपसे ये कहें कि समय स्कूल का हो गया है, छुट्टी कर दीजिए। फिर ये होता है कि बच्चे उस स्कूल में रमते हैं और ऐसे रमते हैं कि जहाँ समय का ख्याल नहीं होता है और जहाँ संबंधों का ऐसा ख्याल नहीं होता है कि वो सर हैं और हम स्टूडेंट हैं। वहाँ सारी बातें ऐसी होती हैं कि सारे के सारे एक जैसे हैं, सारे के सारे एक जैसी बात करने वाले हैं, सारे के सारे एक जैसी सोच रखने वाले हैं। मैंने जब इस राज्यपाल पुरस्कार के लिए सारी टीम की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से इंटरव्यू जाने का मौका मिला, तो मैं एक बात यहाँ भी आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मैंने अपने कुछ प्रयास अपने मित्र साथियों के साथ बनाए थे, जिनमें से एक मित्र हैं हमारे प्राणेश भूषण मिश्रा और अनंत तिवारी। उनके साथ हम लोगों ने एक योजना बनाई थी, जिसमें हम लोगों ने जिस पे काम किया था उसको हम सभी ने एक SSS का नाम दिया था। SSS का मतलब हम लोगों ने कहा था स्टूडेंट, स्कूल और सोशल। और ये स्टूडेंट, स्कूल और सोशल, ये सारे तीनों एस का समागम था रंगमंच। रंगमंच की शुरुआत विद्यालय से हुई, तो स्टूडेंट ने विद्यालय से प्यार करना शुरू किया, विद्यालय से प्रेम करना शुरू किया, और जब स्टूडेंट ने स्कूल से प्रेम करना शुरू किया तो वही प्रेम, वही स्नेह, वही दुलार बच्चों तक पहुंचा। और जब स्कूल और स्टूडेंट जब एक साथ जुड़ गए तो निश्चित तौर पर आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आपके वो जो स्टूडेंट हैं वो सोशल में आपके कार्यों का, आपके द्वारा बच्चों को दिए गए दुलार का प्रसार करते हैं। और वो जो प्रसार होता है वो रियल और वास्तविक होता है, और वो जब प्रसार समाज तक पहुंचता है तो फिर समाज आपके साथ, आपके हर प्रोग्राम में कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार खड़ा होता है। और मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी टीम है। और मेरे किसी भी कल्चरल इवेंट में कम से कम गांव के 400 या 500 लोग, किसी भी सांस्कृतिक प्रोग्राम में, चाहे वो 26 जनवरी का हो, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस का हो, किसी भी प्रोग्राम में कम से कम 400-500 की ऑडियंस मेरे विद्यालय में उपस्थित होती है, और जिसमें किसी के लिए भी निमंत्रण करने की आवश्यकता नहीं होती है, बच्चों तक वो बात पहुंचती है। और पिछले वर्ष मेरे विद्यालय में 121 बच्चों का छात्रांकन था, और मैं ये आपको बात साझा करना चाहूँगा कि करीब 80 से लेके 90 बच्चे मेरे विद्यालय में परफॉर्मेंस करते हैं लगातार। और चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, हम करीब 80-90 बच्चों को लेके टारगेट करते हैं। हम एक छोटी सी योजना बनाते हैं कि कक्षा 6 के जो नव प्रवेशी बच्चे होते हैं, जो कक्षा 5 से हमारे नए विद्यालय में आते हैं, तो हम उनको, जो सीनियर बच्चे होते हैं कक्षा 8 और 7 के बच्चे, उनके साथ मिक्सअप करते हैं इन प्रोग्राम में। उनको छोटी छोटी भूमिकाएं देते हैं, भले ही बच्चे की इच्छा हो अथवा नहीं हो, लेकिन उसकी सहभागिता हम धीमे धीमे करना शुरू करते हैं। और वही बच्चे फिर जब कक्षा 6 में रम जाते हैं तो साथ में हमारे परफॉर्मर के तौर पर हमारे साथ खड़े होते हैं और हमें बहुत सारा सहयोग देते हैं। और इसी का मैं कहना चाहूँगा कि पुरस्कार ज़रूर हृदय गोस्वामी के नाम से मिला हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें पूरा विद्यालय परिवार का हक है, पूरा विद्यालय परिवार का साथ है। और जो कार्य किए हुए हैं, हम पर्दे के पीछे थे, लेकिन वो जो कार्य हैं वो बच्चों के ही कार्य हैं, और बच्चों के जुड़े हुए ही अचीवमेंट हैं कि बच्चों ने न केवल रंगमंच के क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, अपितु मंडल स्तर तक और प्रदेश स्तर तक भी बच्चे अपनी सहभागिता प्रदर्शित करते हैं। हमारे कस्बे में बहुत सारी प्रतियोगिताएं रंगमंच की होती हैं, जिसमें बच्चे आकर और रंगमंच की परफॉर्मेंस करते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे अक्सर अभी ये डर लगता है कि जब मेरी परफॉर्मेंस होती है तो मैं थोड़ा सा भयभीत ज़रूर होता हूँ कि परफॉर्मेंस होने वाली है, लेकिन मैं ये कहते हुए मुझे खुशी होती है कि जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आपकी प्रस्तुति हो रही है, आपको डर लग रहा है, तो बच्चे कहते हैं काहे का डर है, वो तो मुझे करना ही है, मुझे आता है सब कुछ। और ये जो आत्मविश्वास होता है, यही वो जीत का कारण होता है, यही आगे बढ़ने का कारण होता है। मैं एडुस्टफ के माध्यम से आप सभी को एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और सभी का ये कहना चाहूँगा कि इस व्यस्ततम समय में आप सभी ने हमारे साथ दिया, हमें सुनने के लिए आप सभी उपस्थित हुए हैं।
आप सभी का आभार। और एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक गुजारिश करना चाहता हूँ इस पेज के माध्यम से कि मैं नहीं चाहता हूँ कि रंगमंच केवल यूपीएस नैनवारा तक सीमित रहे। मैं ये चाहता हूँ कि रंगमंच पूरे प्रदेश के विद्यालयों तक पहुँचे और ऐसा पहुँचे जैसा वास्तविक हो। और मैं ये चाहता हूँ कि वो रंगमंच जो भी करने के इच्छुक हैं, मैं जिस भी स्तर से अपनी टीम की ओर से, और चूंकि थोड़े से भगवान की कृपा से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से कुछ एक रिसोर्स तैयार किए हुए हैं मैंने, तो उन रिसोर्सों के माध्यम से मैं उस रंगमंच को सरकारी स्कूल के हर विद्यालय तक पहुंचाना चाहता हूं। और इसमें मेरी एक छोटी सी थोड़ी योजना है, जिसे मैं कभी किसी पेज के माध्यम से या किसी पोस्ट के माध्यम से आप सभी को साझा करूंगा। और मैं ये चाहूँगा कि ये जो रंगमंच है ये हर विद्यालय तक पहुँचे, और इसमें मेरी तन मन धन से, यदि जहाँ तक भी यदि आपको लगे कि मैं आपके विद्यालय तक पहुँचूँ, तो मैं आपसे वादा करूँगा कि मैं आपके विद्यालय में भी ज़रूर आऊँगा, चाहे कुछ भी करना, छुट्टियां भी लेनी पड़े। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि विद्यालय तक आप रंगमंच आप कराना चाहते हैं, तो मैं तन मन धन से आपके साथ जुटने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक लड़का जो शिवाजी बना हुआ था और जिसके पास कॉस्ट्यूम नहीं थे, और उसे वो टीस थी शिवाजी बनने की, और वो टीस और बच्चों में पैदा ना हो। मैं चाहता हूं कि यदि बच्चा शिवाजी बना हुआ है तो मंच पे उसी तरह से गरजे, उसी जोश को दिखाए जो वास्तविक शिवाजी में दिखा, जैसा हमने देखा या हमने सुना या हमने पढ़ा। यदि आप लोग, मैं आपकी किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकता हूं, किसी भी तरह से आपके लिए सहयोग प्रदान कर सकता हूं, तो 24 घंटे में मुझे कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। बहुत सारे साथी हमारे हुए हैं, मैं सभी को अभिनंदन करता हूं। प्रीति त्रिवेदी मैम, विनीता जायसवाल मैम, प्रदुम पांडे जी, मृदुला मिश्रा जी मैम, और विनीता जायसवाल जी, सविता सिंह मैम। और सविता सिंह मैम से मैं व्यक्तिगत तौर पर एक निवेदन करना चाहूँगा कि मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज़ के साथ कुछ ड्रामेटिकली हम फोक में कुछ करें। और अपनी बात ख़त्म करने के पूर्व एक फोक की बात आई है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बात और कही गई है, लोक संस्कृति को बढ़ावा देना। हम देखते हैं, चूंकि मैं बेसिकली बुंदेलखंड से हूँ, और बुंदेलखंड में बहुत सारी ऐसी फोक की ट्रेडिशनल हैं, लोक संस्कृति हैं जो अब लुप्त प्राय हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आपके क्षेत्र विशेष में जो भी लोक संस्कृति हैं, जो भी लोक परंपराएं हैं, उनका आप संवर्धन जरूर करें, चाहे वो गायन के माध्यम से हो। चूँकि हमारे यहाँ बहुत सारी, जैसे हमारे यहाँ आल्हा उदल बहुत विख्यात है, हमारे यहाँ स्वांग बहुत विख्यात है, हमारे यहाँ की राई बहुत विख्यात है। तो इस तरह की जो लुप्त प्राय हो चुकी लोक संस्कृति हैं, ये लोक संस्कृति आप देखेंगे, आपके बच्चे जरूर सुनते होंगे, आपके बच्चे जरूर उस लोक संस्कृति को समझते होंगे। और यदि उस लोक संस्कृति को आपने बढ़ावा दे दिया, तो वो जो आपने उसे संवर्धन दे दिया, तो वो जो उस माटी की तासीर होती है, उसकी जो ताकत होती है, वो आपके बच्चों में सदैव ही विद्यमान रहेगी, और वो तासीर उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जरूर प्रेरित करेगी। तो मैं चाहूँगा कि रंगमंच के माध्यम से आप लोक कला, लोक संस्कृति और रंगमंच को खूब समृद्ध करें। और यदि इस क्षेत्र को आपने अपने विद्यालय में अपने बच्चों के साथ समृद्ध कर लिया है, तो ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है कि बच्चों की सहभागिता फिर हर क्षेत्र में होगी, हर कार्यों में होगी, और वो जो मिथक है सरकारी स्कूल के लिए, वो मिथक टूटेगा, और आप खुद से ये दावा करेंगे कि हमारे बच्चे कहीं भी परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हैं, कहीं भी परफॉर्मेंस करने के लिए उपस्थित हैं। मैं पुनः सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। अनंत तिवारी जी, अश्विनी अवस्थी जी, शिल्पी गुप्ता मैम, आशीष कुमार दीक्षित जी सर, खुर्शीद जी सर, प्राणेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, रवि सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, ममता मैम जी, नगमा राशिद मैम जी, देवेश जी सर, रश्मि सिंह मैम, मीना मैम,
नीरज सर, मैं रेनू चौधरी मैम, अर्चना श्री मैम, फैज़ा वी मैम, भुवनेश तिवारी सर और गीता मैम, आसिया फारूकी सर, लतिका आहूजा मैम, आसिया फारूकी मैम, सॉरी मैम, और रेनू आनंद मिश्रा, मैं वंदना उपाध्याय मैम, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी ने इतना वक्त दिया, इतना समय दिया इस नाचीज के लिए, इस अदने से इंसान के लिए। ये चाहूँगा कि आपका साथ, समर्थन, स्नेह, विश्वास सदैव कायम रहे। इसी के साथ सभी का आभार। और प्रीति मैम का बहुत बहुत शुक्रिया, नवीन सर का बहुत बहुत शुक्रिया, धीरज सर का बहुत बहुत शुक्रिया, सविता मैम का बहुत बहुत शुक्रिया और रितेश सर का बहुत बहुत शुक्रिया। सारी की सारी एडुस्टप टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया, आपने बुलाया, और पुनः आप सभी का आभार। और कोशिश यही कि एक दूसरे के साथ से, एक दूसरे के विश्वास से हम अपने बेसिक को चमकाते रहें, बेहतर करते रहें और व्यक्तिगत ना करें, सामूहिक करें। अंत में ये बात ज़रूर कहूँगा, चूंकि नाम लिखा था एक हृदय गोस्वामी स्टेट अवार्डी, तो कहूँगा कि यदि आपके प्रयास अवार्ड के लिए हैं तो प्रयास मत करें। यदि प्रयास बच्चों के लिए हैं, खुद के आनंद के लिए हैं, तो मैं ये कहूँगा फिर अवार्ड आज नहीं तो कल आपकी झोली में आएगा ही। तो जुटे रहिए उसी आनंद के लिए, जुटे रहिए उसी बच्चों के विश्वास के लिए, जुटे रहिए बच्चों के उन स्नेह के लिए, और व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक, एक दूसरे के साथ से, एक दूसरे के विश्वास से निश्चित तौर पर हम बेहतर करेंगे और बेहतर से और बेहतर करेंगे। इसी कामना के साथ सभी का आभार, प्रणाम, शुक्रिया।